थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर रहे थे, तो हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। यस। कुछ डाउट्स अगर पूछने हैं तो, कोई न्यूमेरिकल ट्राई किया हो, आप प्रैक्टिस करते हो ना, क्योंकि अदरवाइज सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। Yes, exercise 2 part 2. Exercise 1 part 2. Yes, exercise 1 part 2. Exercise 1 part 2. हाँ, section B5. Sir, B5. Sir, B4 also. Okay. तो पहले B4 देख लेते हैं। If 1 mole of ideal gas, this is exercise 1 part 2 B4. If 1 mole of ideal gas, and हमें ideal gas का molar heat capacity at constant pressure दिया हुआ है, it is expanded isothermally at 300 Kelvin. तो इसका टेम्परेचर तो 300 केल्विन पर ही था, एंड इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड। वॉल्यूम को फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 3 टाइम्स है, तो एंट्रोपी चेंज बताना है। इट्स इजी क्वेश्चन। n cvm ln T2 by T1 plus n r ln V2 by V1। टेम्परेचर तो सेम है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, T1 is T2, तो दिस टर्म इज गॉन। और मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल, R ln फाइनल वॉल्यूम 3 था, R ln 3। इसमें क्या था, B4 में डाउट नहीं आना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन था। यस सर, मैंने दूसरा वाला लगाया था। कौन सा वाला? वो इंटीग्रेशन वाला। कैसे लगाया? ऐसे कर दिया, dq रिवर्सिबल बाय t का इंटीग्रेशन, और t इंटीग्रेशन से बाहर निकालना था क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो इसे 300 रहने देते। तो dq रिवर्सिबल का इंटीग्रेशन तो बन जाएगा q रिवर्सिबल। प्रोसेस आइसोथर्मल है तो लिख देते हैं, प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई इज Q प्लस W, तो डेल्टा ई 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। यस सर। तो Q is Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क, और वर्क की वैल्यू माइनस nRT V2 by V1 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब Q रिवर्सिबल की वैल्यू डिवाइड बाय टेम्परेचर भी करना है, तो यहां से निकाल लेते हैं, तो भी तो यही आंसर आता। यस सर। पर यहाँ प्लस आएगा, Q is nRT ln V2 by V1, क्योंकि वर्क नेगेटिव है, Q पॉजिटिव है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो nR ln V2 by V1 यहां से भी आता आंसर आपका। यस सर। B5 में कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग। तो क्वेश्चन ये, कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर, you have 1 mole of sulfur which is in monoclinic form. This is just name of allotrope of sulfur to the rhombic sulfur. क्या किसी से B5 क्वेश्चन ट्राई किया और हो गया हो? कोई ऐसा है स्टूडेंट, किसी ने B5 ट्राई किया हो? अगर नहीं किया तो एक बार ट्राई करो। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का क्रेडिट आपके पास जाए। किया था सर। दोबारा लिख देता हूं, कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी चेंज, calculate total entropy change for transition in transition at 368 Kelvin of 1 mole sulfur from monoclinic to rhombic solid state, and delta H is minus 401.7 Joule.
for the transition. Assume surrounding to be ideal, ice water bath at 0 degree Celsius. And choices is please अपने पीछे वॉइस कंट्रोल कीजिए जिसके भी यहाँ आ रही है 1.47 joules per Kelvin, 0.38 joules per Kelvin. None of these. May I request to control your voice behind you? Okay. तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके मुझे आंसर बताओ एंड आई विल बी रियली हैप्पी अगर क्रेडिट आपका हो. तो मोनोक्लिनिक टू रोहम्बिक सॉलिड स्टेट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. मतलब एक सल्फर का एक एलोट्रॉप है जो मोनोक्लिनिक फॉर्म से रोहम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हुआ. लाइक कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड में गया. इसी प्रकार से सल्फर मोनोक्लिनिक से रोहम्बिक फॉर्म में गया. लेकिन इस प्रोसेस में देखो सल्फर का टेम्परेचर एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन, जब भी ट्रांजिशन होगी ना तो हमेशा ये रिएक्शन रिवर्सिबल की फॉर्म में आप लोगे. जब एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट होगा तो जब भी आप इक्विलिब्रियम पे होगे तब उस समय उन्होंने पूछा है एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स बताओ. यानी कि सिस्टम यानी कि सल्फर के लिए कितना डेल्टा एस है और सराउंडिंग कौन है आइस वाटर बाथ. और आपको बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है सर. डेल्टा एस फॉर सिस्टम निकल आएगा डेल्टा एच बाई टी. पूरा सॉल्व करके मुझे एक बार आंसर बताओ ना कितना आता है. 0.38. गुड. 0.38. ओके. सर आपने कल ही सिखाया तो वही लगाया था डेल्टा एच. बिल्कुल वही करना. हाँ सर 0.38 आ रहा है. इसीलिए मैंने ये कहा कि इस क्वेश्चन का क्रेडिट आपका होना चाहिए. चलो करें. पहली बात तो जब सल्फर एक सॉलिड फॉर्म से दूसरी सॉलिड फॉर्म में जा रहा है और यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रही है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट. तो जब भी कभी फेज ट्रांजिशन होगा तो डेल्टा एस इज डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम बाय टी. अगर आप सिस्टम के लिए निकाल रहे हो सिस्टम के लिए डेल्टा एच -401.7 किलो जूल्स जूल्स में. और सिस्टम का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 368 केल्विन सल्फर के लिए. तो सल्फर की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव. पर अगर डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग देखना हो तो सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस कैसे निकालोगे. Q फॉर द सराउंडिंग बाय टेम्परेचर. सराउंडिंग के लिए तो हीट चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है. भले ही प्रोसेस सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल हो लेकिन सराउंडिंग के लिए तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल ही रहेगी. तो सराउंडिंग बेसिकली जो भी हीट एब्सॉर्ब या लूज करेगा वो माइनस ऑफ क्यू सिस्टम ही होगा.
अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम ने 401 जूल हीट लूज की, सिस्टम ने जो हीट लूज की वो -401.7 है, क्योंकि डेल्टा एच इज नथिंग बट क्यू पी, और क्योंकि इस प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, और अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही प्रोसेस तो डेल्टा एच तो क्यूपी है ही है, इस सिस्टम के लिए क्यूपी है ही है। तो सिस्टम ने हीट लूज की तो सराउंडिंग ने इतनी ही हीट गेन की, तो सराउंडिंग के लिए ये नंबर क्या बन जाएगा, +401.7। लेकिन सराउंडिंग है कौन, उन्होंने कहा कि आइस वाटर बाथ जो कि 273 केल्विन पे है वो सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग का डेल्टा एच आपको मिल गया, सिस्टम का डेल्टा एच आपको, डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग भी मिल गया, सिस्टम के लिए भी डेल्टा एस मिल गया। तो अब आप ये देख सकते हो व्हाट विल बी डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, कितना आएगा 407। अगर कॉमन निकाल दूं तो 1/273 -1/368, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 0.38 जूल्स पर केल्विन। क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आ रहा है, तो टोटल ओवरऑल प्रोसेस इज इररिवर्सिबल, सो दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इररिवर्सिबल। सिस्टम ने जो हीट लूज की, सिस्टम ने जो हीट लूज की वो कांस्टेंट प्रेशर पे लूज की, क्योंकि इस प्रोसेस में प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो मैं dq को dqp लिख दूं और इंटीग्रेट कर दूं तो वो नंबर डेल्टा एच बन जाएगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सिस्टम के लिए दिया हुआ, सर आपने कहा, सिस्टम के लिए हाँ हाँ सर आपने कहा था फेज ट्रांजिशन हमेशा रिवर्सिबल होगा। अगेन बट दिस इज योर ओपन सिस्टम, इट्स नॉट यूनिवर्स। ओके यस सर, दिस इज योर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए पहली बात तो डेल्टा एस हमारा जीरो तो आ नहीं रहा, यस सर, पहली बात तो अब मैं ये कह दूंगा कि ओवरऑल ये प्रोसेस सिस्टम के लिए इररिवर्सिबल भी है, क्योंकि सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा, यानी कि ये प्रोसेस इररिवर्सिबली करवाई जा रही है, जिसके लिए अब मैं अपने ये वर्ड्स वापस ले रहा हूं कि यहाँ पे फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी या कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ पे, यानी कि मैं ये कह दूं कि यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं आया सर इस नहीं आया प्रोसेस में। बताने लगा हूं, उन्होंने आपको क्या बोला था कि इस प्रोसेस में मोनोक्लिनिक से रोहम्बिक फॉर्म में जाते वक्त सिस्टम एज्यूम इट कि ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे चल रही है, मोनोक्लिनिक से रोहम्बिक। उन्होंने पूछा अगर इस प्रोसेस को करवाते वक्त सिस्टम यानी कि सल्फर इतना हीट लूज करे, और अगर सल्फर की छोड़ी हुई हीट आइस बाथ गेन करे जो कि लो टेम्परेचर पे, और ये हाई टेम्परेचर पे 368 केल्विन पे है, तो क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। यानी हाँ कि सर क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉक्स में सपोज मैंने सल्फर बोल दिया, सल्फर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है, और यहाँ पे सल्फर 368 केल्विन पर, और ये हीट लूज कर रहा है, और ये आइस बाथ है, आइस बाथ 0 डिग्री पे है, 273 केल्विन पे, तो क्या ऐसी कंडीशन में ये हीट लूज करे और ये हीट गेन करे, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। हाँ सर यस बिल्कुल सर, होगी। स्पॉन्टेनियस यस होगी सर, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट तो लूज करेगी। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई इस प्रोसेस के दौरान ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स निकालो, मैं कहूंगा डेल्टा एस यूनिवर्स इज पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन मुझे जी पता है कि जब सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस फाइनाइट नहीं है, अगर ये सिस्टम का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो नहीं है, तो ओवरऑल तो ये प्रोसेस इररिवर्सिबल होगी। यस और सर, अगर ये प्रोसेस इररिवर्सिबल होगी तो डेफिनेटली डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग शुड बी पॉजिटिव। और अगर ये सराउंडिंग है तो सराउंडिंग के लिए ये प्रोसेस हर बार रिवर्सिबल है, भले सिस्टम के लिए रिवर्सिबल हो या ना हो। तो मैं ये बोल सकता हूं इसने जितनी हीट लूज की होगी इररिवर्सिबल,
वो इसके लिए वही हीट पॉजिटिव होगी लेकिन रिवर्सिबल। तो मैं बोल दूंगा कि सराउंडिंग आइस बाथ ने जो भी हीट एब्जॉर्ब की है रिवर्सिबल ही की है अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 273 केल्विन। पर सराउंडिंग एक आइस बाथ सिस्टम है जो कि कोई गैस वाला सिस्टम नहीं है, तो इसके प्रेशर चेंज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सराउंडिंग के लिए जब ये हीट आ रही है, सराउंडिंग का प्रेशर तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो ये क्यूब पी है। सराउंडिंग के लिए ये हीट का एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है क्योंकि ये आइस सिस्टम है, आइस वाटर सिस्टम, जो कि गैसियस कंपोनेंट वाला है नहीं, तो यहाँ प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। तो जो भी क्यू इस सराउंडिंग के अकाउंट में आएगा वो क्यू क्यू पी है, यानी कि ये डेल्टा एच बन गया सराउंडिंग के लिए। हाँ और सर, उन्होंने मुझे बोला हुआ है सिस्टम के लिए डेल्टा एच माइनस है, तो सराउंडिंग के लिए डेल्टा एच कितना पॉजिटिव ही हो जाएगा। पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा 401.7 by 273। अब मुझे इस सिस्टम का डेल्टा एस निकालना था। डेल्टा एस सिस्टम के लिए अगर निकालना है तरीका तो एक ही है, डी क्यू रिवर्सिबल रिवर्सिबल बाय बाय टी का इंटीग्रेशन। टी कांस्टेंट है बाहर। पर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। सिस्टम ने ये जो हीट लूज की है, ये हीट सिस्टम ने इरिवर्सिबली उन्होंने कहा कि लूज की। ये जो भी सराउंडिंग सिस्टम ने ये जो हीट लूज की, अगर ये इरिवर्सिबली लूज की, तो मुझे तो ऑल्टरनेटिव मेथड से इसका डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। हाँ सर, और ऑल्टरनेटिव मेथड तो रिवर्सिबल मेथड से डेल्टा एस निकलता है, इरिवर्सिबल से तो निकलता नहीं। यस सर। तो मैंने ये मान लिया कि ये प्रोसेस रिवर्सिबली हुई है। सल्फर रोहम्बिक से सराउंडिंग में, सॉरी सल्फर रोहम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक से रोहम्बिक में ये जो ट्रांजिशन है, अगर ये रिवर्सिबली हो रही है, रिवर्सिबल मेथड से मैंने मान लिया, तो कंडीशन लग गई। अगर आप यहाँ रिवर्सिबिलिटी ला रहे हो, मतलब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हो, यानी कि बोल रहे हो कि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर 368 केल्विन क्वेश्चन में बोल दिया गया। और अगर ये 368 केल्विन कांस्टेंट है टेम्परेचर, क्योंकि दोनों ही सॉलिड सॉलिड है, प्रेशर तो पहले से कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा कि अब T कांस्टेंट है, T इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, एज्यूमिंग कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्योंकि इस सिस्टम का डेल्टा एस को मैं रिवर्सिबली ही निकाल सकता हूं। भले सिस्टम के लिए ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, पर इसका डेल्टा एस निकालने के लिए मुझे मेथड तो रिवर्सिबल वाला फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ रिवर्सिबिलिटी लगा रहा हूं, तो इनडायरेक्टली मुझे बोला जा रहा है कि फेज ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और अगर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे फेज ट्रांजिशन हो रही है, तो डेल्टा एस जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सॉलिड कोई और है, ये सॉलिड कोई और है। कल जो क्वेश्चन किए थे फेज ट्रांजिशन, जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता था, तब भी तो रिवर्सिबल कंडीशंस में ही आप ये कहते थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट गई, सिस्टम की अपनी फॉर्म बदल गई, सिस्टम की स्टेट बदल गई। पहले वो मोनोक्लिनिक था, अब वो रोहम्बिक है, तो डेल्टा एस तो जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ सर। तो मैं बोलूंगा कि ये डी क्यू क्यू पी है, टी इंटीग्रेशन से बाहर लाओ, और डी क्यू पी इज डेल्टा एच फॉर द सिस्टम, एंड डेल्टा एच फॉर द सिस्टम इज minus 401.7 by temperature of the system। 368। मतलब जहां मैंने ये वर्ड बोले ना, यहाँ पे कहीं कहीं शायद मेरे वर्ड से आप कंफ्यूज हो गए। जब मैंने बोला ना कि मैंने ये मान लिया कि ये फेज ट्रांजिशन हो रही है और फेज ट्रांजिशन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। फेज ट्रांजिशन के टाइम इक्विलिब्रियम आ गया, ये भी बात सही है। पर इक्विलिब्रियम आने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ का डेल्टा एस जीरो हो गया। हाँ सर। अगर पूरे यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस जीरो आता, तो मैं कहता कि यस ये प्रोसेस सिस्टम के लिए भी रिवर्सिबल है, सराउंडिंग के लिए तो हमेशा ही रिवर्सिबल है। हाँ सर। क्या आपको ये मेरी लैंग्वेज समझ में लगी? क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स, अगर पूरे यूनिवर्स का टोटल डेल्टा एस जीरो आता, तो मैं कहता कि सराउंडिंग के लिए तो प्रोसेस हर बार रिवर्सिबल है, सिस्टम के लिए भी ये प्रोसेस रिवर्सिबल है।
पर क्योंकि ये टोटल 0.38 आया, जीरो नहीं आया, मतलब सिस्टम ने जो भी हीट ये लूज की है ये इरिवर्सिबली ट्रांसफर किया सराउंडिंग, यानी कि ये प्रोसेस सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल होता। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. बिकॉज देयर वाज ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, सो सिस्टम ने जो हीट लूज की होगी वो डेफिनेटली इरिवर्सिबली लूज की है। और क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है यूनिवर्स का, टोटल डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दिस प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस, एंड दैट इज एक्चुअली इट शुड बी, बिकॉज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर स्पॉन्टेनियसली ही होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तो अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। फिर आपसे 10-15 मिनट पढ़ाने के बाद आपको फिर पूछूंगा, कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। सर फ्री एनर्जी पढ़ेंगे ना हम अभी? बिल्कुल वही करने लगे। सर आपने बोला था आप रेसिडुअल एंट्रोपी के बारे में बताएंगे। पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मैं जरूर एक बार पहले थर्मो वाला मेन पार्ट कवर कर दूं, बट डेफिनेटली हम रेसिडुअल एंट्रोपी की चर्चा जरूर करेंगे। ओके सर सर। मोलर तो एक बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय 1 मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस। मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर 5 मोल सब्सटेंस की मोलर स्पेसिफिक हीट मान लो x है, तो 1 मोल की क्या होगी? x बाय 5। सर तो मोलर स्पेसिफिक हीट, कैसे? मोलर स्पेसिफिक हीट बोल रहे हो? यस सर। मोलर हीट कैपेसिटी वर्ड, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी बोलो। नहीं स्पेसिफिक सर। हीट अगर बोल रहे हो तो फिर ये कहाँ आ गया? सर शीट के पैराग्राफ में है। तो फिर उसे ऐसे नहीं, उसे सिंपल मोलर हीट कैपेसिटी मानो। ओके वो मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं, वो फिर आप मोलर हीट कैपेसिटी मानो। आई गॉट योर पॉइंट, क्योंकि जब आप मोलर बोल रहे हो तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। ओके, फ्री एनर्जी फंक्शन विच इज जी। पहले मैं आपको यहां पे ये बात बता दूं कि जी फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको तो बाद में बताऊंगा, या उसको पहले बताता हूं मैथमेटिकली जी फंक्शन क्या होता है, फिर उसका फिजिकल मीनिंग समझाऊंगा, तब आपको क्लैरिटी आएगी। अच्छा ये इस बात की चर्चा हो रही है। जी मैथमेटिकली इज डिफाइंड एज h minus ts. It is a state function because h, s, t, they all are state functions. So g is also a state function. और अगर किसी सिस्टम की स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज हुआ, तो यहाँ का जी G1 है, यहाँ का जी G2 है, तो जो चेंज इन जी आएगा डेल्टा जी, दैट विल बी G2 माइनस G1। तो अगर मैं यहाँ बात करूं G2 माइनस G1, तो आई शुड मेंशन H इन द फाइनल स्टेट माइनस टेम्परेचर ऑफ द फाइनल स्टेट, एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट माइनस H in the initial state minus T in the initial state minus entropy in the initial state. This should be H2 minus H1 minus of T2S2 minus T1S1. I should mention it like delta H minus delta of TS. किसी सिस्टम में अगर कोई मुझे ये कह दे, सपोज कोई ये कह दे कि क्या मैं किसी सिस्टम का जी कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं कहूंगा नहीं। आई कैन कैलकुलेट एच, I cannot calculate, sorry, I cannot calculate H. I can calculate only delta H. So I cannot calculate G, but I can calculate only delta G. क्या किसी का आप S बता सकते हो? S, किसी सब्सटेंस का S? एब्सोल्यूट एंट्रोपी बता। Yes. एब्सोल्यूट बिल्कुल एब्सोल्यूट एंट्रोपी, 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो। यस सर। Yes, sir. राइट, पर वो Yes, तब sir. जब आपकी इनिशियल स्टेट, जब आप इनिशियल स्टेट 0 केल्विन पे हो तब। हाँ सर। पर जरूरी तो नहीं कि हर बार आपका इनिशियल स्टेट 0 केल्विन वाला ही हो। यस सर। ये तो नहीं कह सकता कि आप हर बार ये बोल दो कि इनिशियल स्टेट आपकी 0 केल्विन ही है। तो मैं कहूंगा ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली आई शुड से आई कैन नॉट कैलकुलेट H, आई कैन नॉट कैलकुलेट S अगर मैं थर्ड लॉ का यूज नहीं कर रहा। यानी कि अगर मेरी इनिशियल स्टेट हर बार 0 केल्विन नहीं है,
तो मैं ये कह सकता हूं कि आई कैनॉट कैलकुलेट एस, आई कैनॉट कैलकुलेट एच, दैट्स आई कैनॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी। बट अगर कोई ये कह दे कि थर्ड लॉ लगा के हम एस पता कर सकते हैं, मैंने कहा चलो मान लेते हैं, अगर आप एस पता कर भी सकते हो पर आप एच नहीं पता कर सकते, तो प्राइमरीली रीजन मैं एच के ऊपर जाके छोड़ दूंगा कि एच क्योंकि मैं नहीं पता कर सकता हूं, तो फिर मैं जी भी नहीं बता सकता, एब्सोल्यूट एच नहीं पता लग सकता तो एब्सोल्यूट जी भी नहीं पता लग सकता। बट वी कैन फाइंड डेफिनेटली चेंज इन एच, वी कैन फाइंड बट डेफिनेटली चेंज इन जी। अगर मैं यहां पे कंडीशन लगा दूं, इफ ए प्रोसेस इज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उस केस में उस सब प्रोसेस के लिए फॉर द प्रोसेस Q will be QP which is delta H। और अगर मैं ये भी कंडीशन लगा दूं फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्यों मैंने ये कंडीशन लगाई रिवर्सिबल वाली, क्योंकि जब भी आप एस कैलकुलेट करते हो किसी का, डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे वो तो रिवर्सिबल मेथड से ही करोगे ना। हाँ सर। तो इसलिए अगर आपको कभी डेल्टा जी भी निकालना है, तो अगर कोई प्रोसेस ए स्टेट से बी स्टेट तक हो रही है इरिवर्सिबली, और क्योंकि जी स्टेट फंक्शन है वो हम प्रूव भी कर देंगे, साइक्लिक इंटीग्रेशन इसका 0 आएगा, साइक्लिक प्रोसेस में इंटीग्रेट करके बता भी देंगे। पर अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबली हो भी रही है तो हम इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑल्टरनेटिवली रिवर्सिबल मेथड से यहाँ का जी निकालेंगे, जो भी चेंज इन जी आएगा, जो चेंज इन जी रिवर्सिबल मेथड में आएगा वही वाला चेंज इन जी इरिवर्सिबल मेथड में हम असाइन कर देंगे, क्योंकि जी स्टेट फंक्शन है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप ए से बी कैसे निकालोगे, मतलब ए से बी कैसे जा रहे हो। और अगर आप ए से बी इरिवर्सिबली जा रहे हो तो हम इस पाथ से उसका डेल्टा जी नहीं निकालेंगे, ऑल्टरनेटिव पाथ से निकालेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा एस निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और डेल्टा एस की कैलकुलेशन तो मुझे रिवर्सिबल पाथ से निकालनी पड़ती है, तो मैं जी विल डिफाइन रिवर्सिबल पाथ के लिए करूंगा। अगर कोई मुझे कह दे कि मेरी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो मैं कहूंगा अगर आपका सिस्टम किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू फॉलो कर रहा है कोई चेंज, तो हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव रिवर्सिबल पाथ से डेल्टा जी निकाल देंगे। सो आई विल से कि इफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, and then that process, for that process Q is Q reversible which is delta H, and if T is constant I can say that this reaction is delta G which is delta H minus T delta S। हम इसकी इस फॉर्म को मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले हैं, और अगर प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर मैं ऑब्वियसली टी को अंदर ही रखूंगा, मैं डेल्टा के बाहर नहीं लेके आऊंगा। आई थिंक ये आपने हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग में भी बताया था ना, ये इक्वेशन बताया था, लेकिन अभी एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये क्यों है, कैसे यस सर। इनफैक्ट मैंने अभी आपको ये बता तो दिया कि ये ऐसे यहाँ से सब कुछ हो रहा है, बट इसका मीनिंग क्या है वो मुझे एक्चुअली समझाना है, आपको वो रियल फील देगा। हाँ सर। तो वो कहाँ से आया? ये सही प्रूव करना कि ये आया कैसे नहीं, ये कोई नहीं प्रूव कर सकता कि ये कैसे निकला। तो जैसे अगर आपको याद हो तो एंथैल्पी को हमने हमेशा डिफाइन किया E प्लस PV, ये नहीं बताया ये कहाँ से आया, तो क्या उसको डिफाइन ही ऐसे किया जाए सर पर बताया। हाँ ये जरूर है, हम ये देखेंगे कि इसका ऐसे डिफाइन करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीजन है, क्या थॉट है इसको, ये जरूर हम डिस्कस करेंगे कि ये मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं। जैसे हमने ये किया था कि भले हमें H ऐसे डिफाइन किया है पर हमने हर बार देखा था डेल्टा H इज QP, तो जो प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज होगी वो हीट एक्सचेंज ही डेल्टा H। अगर कोई बोले चेंज इन एंथैल्पी को मैं फील कैसे करूं,
मैं कहूंगा चेंज इन एंथैल्पी को आप सबसे ज्यादा फील कर सकते हैं। अगर मैंने एक लकड़ी के टुकड़े को जला दिया, ओपन जंगलों में आग लगा दी, तो जंगलों में जब आग लगी है तो जो हीट रिलीज हो रही है, जंगल जो हीट लूज कर रहा है, क्या उसमें प्रेशर चेंज हो रहा है किसी का, सिस्टम का या सराउंडिंग का? नहीं सर। क्योंकि वो तो सर, ओपन एटमॉस्फेयर के Open कांटेक्ट में, atmosphere। इट्स ओपन सिस्टम का प्रोसेस जिसमें आपने हीट किया। तो जब आप जंगलों में आग लगा रहे हो और जंगलों से धुआं निकल रहा है, हीट निकल रही है, अगर कोई मापे कि जंगल के जलने से कितनी हीट रिलीज हुई, उसको बोलना चाहिए, अगर तो वो नॉर्मल बंदा है, केमिस्ट्री फिजिक्स वाला नहीं है, वो कहेगा 100 जूल हीट रिलीज। मैं कहूंगा नहीं ढक्कन, वो 100 जूल हीट नहीं थी, वो 100 जूल जो हीट लूज हुई है, ये बोल उस 100 जूल से जंगल ने अपनी एंथैल्पी डिक्रीज की, वो जंगल के लिए एंथैल्पी चेंज। बट सर जब अगर आप पूरे घर में जंगल का कोई एरिया, कुकिंग करते हो ना, हाँ हाँ, जब जंगल का एरिया गर्म होगा तो उससे हवा का प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि वो लाइटन अप पर वो होके ऊपर हमेशा जाएगी। कांटेक्ट में नहीं है सराउंडिंग के साथ, यस सर। तो थ्रू आउट द प्रोसेस वो अपना प्रेशर मेंटेन कर लेगा। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई ये कहता है ना कि चलो यार ये ना पानी लो और इसको पानी को ओवन में रख के गर्म कर दो, तो आपने ग्लास ओपन रखा, ओपन ग्लास में पानी में आपने ओवन में डाला, ओवन ने उसको हीट कर दिया, पानी ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की, गर्म पानी ले आए। जिस गर्म पानी को आप हीट बोल रहे हो, गर्म पानी की हीट को आप हीट बोल रहे हो, वो एक्चुअली हीट नहीं है, वो गर्म पानी के लिए, उस ग्लास के लिए क्यूपी है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम डेली लाइफ में जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो ओपन सिस्टम में कर रहे हैं। लैब में मैंने एक बीकर के अंदर मैंने सपोज लिक्विड भरा और उस लिक्विड में आइस क्यूब डाल दिया, आइस क्यूब ने उस लिक्विड को ठंडा किया, तो आइस क्यूब ने उस लिक्विड से हीट खींची है, तो उस लिक्विड ने अपनी हीट आइस को दी है, और ये ओपन कंटेनर में हो रहा। और अगर ये ओपन कंटेनर में नहीं भी हो रहा होता तो सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है, प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा, प्रेशर तो कांस्टेंट है इसके लिए। उस वक्त जो भी हीट लिक्विड आइस से ले रहा है वो भी उस लिक्विड का डेल्टा एच है, वो सिर्फ लिक्विड के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, लेकिन वही डेल्टा एच उस आइस क्यूब के लिए पॉजिटिव है। लेकिन जब आपने किसी बंद कुकर के अंदर सब्जी डाल दी और कुकर में कुकिंग कर रहे हो और आप कुकर को गैस के बर्नर पर के हीट कर दे, इस वक्त आपका कुकर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन देगा। और अगर कुकर में जब आपने बर्नर पे कुकर रखा और बर्नर से हीट दी, तो कुकर के अंदर जब सब्जी जल रही है, खाना पक रहा है, उस वक्त जितनी भी हीट बन रही है वो कुकर के अंदर वो हीट प्रेशर भी डेवलप कर रही है, तभी तो एक सर्टेन प्रेशर के बाद विसल बजेगी। पर जब तक विसल नहीं बजी थी कुकर के अंदर हीट बनती जा रही थी, हीट जनरेट हो रही थी, स्टीम जनरेट हो रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पर कम से कम वॉल्यूम कांस्टेंट है। उस वक्त अगर बर्नर ने 40 जूल हीट यूज की है अगर, तो वो 40 जूल कुकर ने अगर लिए, तो वो कुकर के लिए 40 जूल QV था, विच वॉज डेल्टा ई। तो आप बोलोगे कि अगर बर्नर ने 40 जूल कुकर को दिए, तो कुकर का मटेरियल, कुकर की मेटल प्लस कुकर के अंदर की सब्जी, पानी जो भी डाला है, उन सबकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। आपको ये चीज समझ में आई कि QV क्या बता रहे हैं बेसिकली? इज दैट नॉट क्लियर? यस सर। सो जिसको भी आप डेली लाइफ में क्यू बोलते हो ना, वो हमारी थर्मोडायनामिक्स में या तो QP है मैक्सिमम टाइम, या QV है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो ज्यादातर हमेशा ओपन सिस्टम में हो रहे हैं। सो अगर कोई मुझे ये कह दे कि अगर किसी प्रोसेस के ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा। अब अगर मैं डेल्टा H माइनस T डेल्टा को एक्सपेंड करूं तो बच्चों एक चीज देखना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ डेल्टा H इज डेल्टा E प्लस डेल्टा PV एंड मैं माइनस T डेल्टा S को लिख रहा हूँ Q रिवर्सिबल, क्योंकि डेल्टा S इज Q रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर बाय T। बोलो, इसको लिखा मैंने Q रिवर्सिबल एट P माइनस T डेल्टा ऐसे। कुछ गलत तो नहीं ना?
हाँ या ना? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ। सर तो आपने जैसे अभी तो ये तो 0 नहीं हो जाएगा? ओके गुड, ये चीज 0 हो सकती है। नहीं पर सर, क्योंकि मान लो आपने कि क्योंकि मैंने यस आपने पिछली डेल्टा एच को को भी क्यूपी का और QP यस लिखा था, सर, है ना? यस सर। मान लो कि ये प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होती, ठीक है, एक हम कंडीशन लगा देंगे प्रोसेस रिवर्सिबल, एक कंडीशन लगा देंगे प्रोसेस इरिवर्सिबल। मान लो कि ये प्रोसेस, पहले हम रिवर्सिबल मान लेते हैं कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड प्रोसेस इज, इफ इट इज रिवर्सिबल, also taking place at constant pressure and temperature. Reversible, constant pressure, constant temperature. क्या मैं इस कंडीशन को ये बोल सकता हूँ कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम आ गया? जब कभी कोई सब्सटेंस कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो और रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन लगी हुई है, क्या ये सिचुएशन नहीं बन गई? आइस मेल्ट हो रही है, आइस अपने 0 डिग्री पे वाटर 0 डिग्री के साथ इक्विलिब्रियम में जब थी, तब ऐसी कंडीशन थी। यस फेज सर। ट्रांजिशन टाइप। जब Yes, sir. लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे था, जब लिक्विड के लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर और स्टीम के लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर था, प्रेशर कांस्टेंट था 1 atm। तो जब भी मैंने ये कंडीशन लगा दी, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, बेसिकली मैं इक्विलिब्रियम पे, और उस टाइम पर मैं इस नंबर को तो लिख सकता हूँ क्यू रिवर्सिबल पी, क्योंकि डेल्टा एच तो होता ही है। बट डेल्टा एच की डेफिनेशन क्या थी? Q reversible by T, and if your process is taking place actually at constant pressure, then this number can be written as QP reversible by T। अगर प्रोसेस सच में कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो मैं T डेल्टा S को लिख दूंगा Q reversible at constant pressure, and this number will come out to be what? 0। 0। यस सर। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर कभी कोई प्रोसेस सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखा रही है, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 आएगा हमेशा। इस चीज को हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीधा लिख लिया था, डेल्टा जी Yes, एट sir. इक्विलिब्रियम 0। यस या केमिस्ट्री में डिफाइन कैसे कर रहे हो किसी प्रोसेस में? इफ ए प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस रिवर्सिबली at constant pressure and at constant temperature, then I will use the word process is at equilibrium. Under that condition, I can mention that this delta H is always QP, and then T delta S number is also the same number, and they will get cancelled out, and overall process के लिए delta G आएगा 0, right? कि equilibrium को हम define कैसे करेंगे? For the process taking place reversibly at constant pressure and at constant temperature। पर एक चीज देखो, यहां पे मैंने जरूर कंडीशन लगा दी, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, तब मैंने बताया डेल्टा जी 0। इसी चीज को 0 बताने के लिए अब मैं ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव मेथड एक और लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हैव यू नोटेड दिस? एक मिनट मुझे। सर स्टैंडर्ड जी भी पढ़ना है हमें। भाई साहब पहले मुझे ये तो पढ़ाने दो, तूने पहले से पढ़ रखा है, वही चीजें पूछी जा रहा है। नहीं सर, क्या कहते हैं शीट में तो है मुझे ना पहले ऐसे। पढ़ने, तो अभी तो शीट वाली चीजें मैंने पढ़ाई कहाँ है, मैंने चैप्टर खत्म ही कहाँ किया। तो क्वेश्चन दिया था आपने सर उसका रिलेटेड, तो छोड़ दे अभी। नोटेड? यस सर। ओके, अब अगर मैं इसी को प्रूव करना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम पर सिस्टम के लिए चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी 0 होगा। अब देखो, वी हैव डिफाइंड G as H minus Ts। सपोज आई एम टॉकिंग ऑफ स्मॉल चेंज इन फ्री एनर्जी dG, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ D of H minus Ts, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं D of H minus D of Ts, तो बेसिकली मैं किसी भी वेरिएबल के साथ अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं,
मान लो कोई मुझे कह दे डी जी बाय डी एक्स, तो डी ऑफ दिस बाय डी एक्स, तो वो डी एक्स तो कैंसिल हो गया। तो यानी कि मैं चेंज इन जी को देख रहा हूँ, तो अगर मुझे स्मॉल चेंज इन फ्री एनर्जी लगाना है तो मुझे स्मॉल चेंज इन ये देखना पड़ेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एच माइनस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से टी डी एस प्लस एस डी टी, सो दिस बिकम्स डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। एच के अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूं ई प्लस पी वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये बन जाएगा डीई प्लस डीपीवी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी, और ये मेरे लिए बन गया डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। मैंने यहाँ पे ई किसका लिया? सिस्टम का, पी सिस्टम का, वी सिस्टम का। आई एम टॉकिंग ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर द सिस्टम। सी भी सिस्टम का है, वी भी सिस्टम का है। So this equation becomes like this. अगर मैं DE को लिख दूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से DQ प्लस DW, तो प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, अगर मैं A से B रिवर्सिबली गया तो सिस्टम के लिए Q रिवर्सिबल है, और वर्क को मैं लिख सकता हूं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, डब्ल्यू को स्मॉल चेंज इन वर्क को डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और पी एक्सटर्नल कैन बी रिप्लेस्ड विद पी सिस्टम इंटू डीवी। और अगर मेरा सिस्टम ए से बी इरिवर्सिबली गया तो इस सिस्टम का क्यू इरिवर्सिबल कुछ होगा, लेकिन वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी ही रहेगा। अब मैं पी एक्सटर्नल को पी सिस्टम से रिप्लेस नहीं कर सकता, पर क्योंकि मैं जी को फाइंड करने वाला हूं, चेंज इन जी देख रहा हूं, और मैं चेंज इन जी फ्रॉम द सेम स्टेट टू सेम स्टेट मैं रिवर्सिबल मेथड से फाइंड करने लगा। इसलिए भले मेरी प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी फ्रॉम गिवन स्टेट टू द गिवन स्टेट, लेकिन मैं उसी स्टेट से उसी स्टेट तक अगर एक हाइपोथेटिकल पाथ रिवर्सिबल वाला ले लूं, इस मेथड से डेल्टा जी निकालूं, तो आंसर डेल्टा जी का इस स्टेट से स्टेट के लिए भी यही आएगा। प्लीज अपने पीछे वॉइस बंद। तो मैं इस नंबर को अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं भले ए से भी इरिवर्सिबल जैसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी उठा के एक चैप्टर देख लिया। ये कौन है? सुब्रांशु। हाँ ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, अब क्या करें। यार उसको म्यूट कर दे। यस। नहीं मैं क्लास तो नहीं जाऊंगा, कुछ भी करके जाऊंगा तो स्ट्रेस हो जाएगा ज्यादा, होगी इतना सारा बच्चा है पढ़ने। क्या नाम है इसका? सुब्रांशु। शुभ्रांशु। तो देख स्टार्ट हो रही है क्या? स्टार्ट हो गई क्या? Is he from our class? यस सर। तो ये क्लास अटेंड नहीं करता? करता है सर। तो बेचारा तंग आ गया मेरे से। चलिए, क्या आपको समझ आ रहा है थर्मोडायनामिक्स जो पढ़ा रहा हूँ? यस यस सर। तो अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबली भी हो रही है ना, तो हम उसको रिवर्सिबल मेथड से उसके लिए डेल्टा जी निकालेंगे, प्रोवाइडेड सेम स्टेट से सेम स्टेट तक। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, प्रोसेस इज अकरिंग रिवर्सिबली। तो अब मैं इस मेथड के हिसाब से बोल सकता हूँ कि इस स्टेप का ए से बी तक के लिए डब्ल्यू माइनस पी सिस्टम इंटू डीवी, और क्यू रिवर्सिबल को मैं लिख सकता हूँ क्यू रिवर्सिबल इज टी डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस की डेफिनेशन क्या है? क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर।
पर एक चीज देखो, जब मैंने ये बोला कि थ्रू आउट सिस्टम का टेम्परेचर T है, तो अगर T टेम्परेचर पे सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस है, तो T डेल्टा एस विल बी द क्यू रिवर्सिबल बाय द डेफिनेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय T का इंटीग्रेशन। अगर मैं T इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊं, यानी कि प्रोसेस इज बीइंग टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोसेस इज बीइंग अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो dq का इंटीग्रेशन q रिवर्सिबल बन जाए। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि q रिवर्सिबल अगर T डेल्टा है, तो मेरे को यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या? Isothermal process. Temperature is constant. Process is taking place at constant temperature, right? तो ऐसे कंडीशन में मैं इसको लिख रहा हूँ dq रिवर्सिबल माइनस p सिस्टम इंटू dv विच इज माइनस p dv प्लस p dv प्लस v dp माइनस t dx माइनस s dt, और मैं इसको लिख रहा हूँ t इंटू ds तो अब आपको लग रहा है कि कुछ कुछ कटेगा टर्म्स? Yes, sir. pdv कैंसल, TDS. TDS कैंसल, तो ये बन गया VDP माइनस SDT। इसका मतलब अब मुझे ये बताओ, यहाँ से G में अगर कभी चेंज आएगा तो वो दो कारणों हो सकता है, जब P में चेंज आए या T में चेंज आए, और किसी सिस्टम के लिए P और T उसका स्टेट प्रॉपर्टी है या वो पाथ प्रॉपर्टी है? State. State function. क्योंकि इनिशियल स्टेट का P कुछ और है, फाइनल स्टेट का P कुछ और है, तो P डिसाइड्स, P डिस्क्राइब्स स्टेट, दिस नंबर डिस्क्राइब्स स्टेट, दिस नंबर डिस्क्राइब्स स्टेट। तो टेम्परेचर का चेंज होना मतलब स्टेट का चेंज होना, प्रेशर का चेंज होना स्टेट का चेंज होना। तो क्योंकि G का चेंज प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर कोई प्रोसेस में प्रेशर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वहां के लिए सिस्टम के लिए डेफिनेटली चेंज इन G यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होगा। अब मुझे यहाँ पे बताओ, अगर कोई प्रोसेस, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी थी ना कांस्टेंट टेम्परेचर वाली, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली, तो यार अगर कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन है तो ये dt नंबर 0 होगा। Yes, sir. और अब बताओ, अगर उस प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर भी होता, कांस्टेंट प्रेशर में होता, ये भी DG 0 हो जाता। तो देखो मैंने तीन चीजें कंडीशन लगा दी, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, Constant pressure. इज रिवर्सिबल, Reversible. and when process is reversible, pressure is constant, temperature is constant, it describes equilibrium. Yes. इसका मतलब कोई मुझे ये कह दे at equilibrium for a process which is reversible, then I will say that pressure and temperature is constant for the system, and I can write dg is vdp minus sdt, this number to be 0, this number to be 0, overall dg will be 0 during the equilibrium process. So whenever a process is at equilibrium, system के लिए change in g will be 0. मान लो अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, तो ये नंबर 0 होता, पर ये 0 नहीं है, ये तो 0 है पर ये 0 नहीं है। अगर सपोज मैं कोई कह दूं कोई ऐसी प्रोसेस है which is reversible occurring at constant temperature but pressure is changing, तो मैं कहूंगा ये अगर 0 है तो सिस्टम की स्टेट बदलने से, ए स्टेट से बी स्टेट में जाने से, उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी नॉन जीरो होगा। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं इस यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू प्रूव करना चाहूं,
let's discuss the case a gas undergoing, सर ऊपर गैस लिख दिया आपने। केस की जगह let's discuss a case a gas undergoing isothermal expansion. गैस आइसोथर्मल एक्सपैंड कर रही है। फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए जहां पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और यहां गैस एक्सपैंड करके जिसका वॉल्यूम V1 से V2 हो गया B पॉइंट तक, और इसका प्रेशर हो गया P2 V2 टेम्परेचर T1। अब ये प्रोसेस अगर रिवर्सिबली हुई तो आप इस पाथ को फॉलो करोगे, अगर रिवर्सिबली नहीं हुई तो बस आप ये बता सकते हो यहां से यहां तक आयो, पर कैसे आयो आपको नहीं मालूम। यस और नो? यस अगर Yes, sir. आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो फ्रॉम ए स्टेट टू बी स्टेट, पर मुझे पहले एक चीज ये बताओ, क्या यहां से जब आपको ये पता लगा कि जी का चेंज किस पे डिपेंड करता है, जी में अगर कोई चेंज आएगा तो वो पी और टी के चेंज पे डिपेंड करता है, और पी और टी क्योंकि स्टेट पैरामीटर है, दे Yes. डिस्क्राइब द स्टेट, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट जी इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसमें जो चेंजेस आएंगे वो स्टेट पैरामीटर में चेंज आने से मिलेंगे। जब तक स्टेट पैरामीटर में चेंज नहीं आएगा तो जी में भी चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द अनदर प्रूफ व्हाई जी शुड बी कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन, क्योंकि जी का चेंज आना पी में चेंज आना और टी में चेंज आने पे डिपेंड करता है, और पी एंड टी दे रेफर टू ए पर्टिकुलर स्टेट। सो दिस इक्वेशन आल्सो इज टेलिंग यू दैट जी कैन नॉट बी ए पाथ फंक्शन। नाउ अगर कोई कह दे हाँ सर आपने गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन नहीं लिखाई कोई? अभी नहीं लिखवाई मैंने, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं गिब्स फ्री एनर्जी का मीनिंग एक्चुअली क्या है। ओके मैंने तो बस ये बताया कि मैथमेटिकली गिब्स फंक्शन को डिफाइन किया क्या है। अभी तो मैंने ये भी नहीं आपको बताया गिब्स फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी, एग्जैक्टली। क्योंकि जब आपको ये पता लगेगा ना कि गिब्स फंक्शन का मीनिंग क्या है, तब आप सीधा बोलोगे ओ, लेकिन वो मैं ओ पहले नहीं बताना चाहता, बिकॉज आई जस्ट वांट टू हियर दैट एक्सप्रेशन। अच्छा, इसलिए मैंने सीधा आपके सामने बिल्कुल मोनोटोनसली आपको बस ये बताया कि मैथमेटिकली क्या हो रहा है। पर इस जी ने आपको अभी तक 3 मैसेज दे दिए, 2 मैसेज। पहला मैसेज कि जी स्टेट फंक्शन, दूसरा मैसेज अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो सिस्टम के लिए चेंज इन जी विल बी जीरो। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोई गैस एक्सपैंड कर रही है, और गैस एक्सपैंड वाकई में सपोज रिवर्सिबली कर रही है, सीरियसली जी, सर। रिवर्सिबली कर रही है, यानी कि पीवी कर्व इज पॉसिबल। और मुझे कोई कह दे डेल्टा जी बताओ गैस के लिए, अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि डी जी फॉर द गैस, अगर मैं इस प्रोसेस से देखूं VDP माइनस SGT, अगर कोई मुझे ये कह दे कि ए से बी तक का टोटल चेंज इन डेल्टा जी निकालो, मैं कहूंगा इसे इंटीग्रेट कर दो DG को इन द लिमिट्स फ्रॉम ए स्टेट टू बी स्टेट। ए से बी तक पूरे पाथ का पहले थोड़ा स्मॉल चेंज निकालो जी का, उसे इंटीग्रेट कर दो इन द लिमिट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो वो टोटल डेल्टा जी मिल जाएगा। मेरी प्रोसेस कैसी है, कंडीशन क्या लगाई मैंने, प्रोसेस आइसोथर्मल, तो ये नंबर 0। तो अब अगर एक कोई बार मुझे आप ये दोबारा कह दे explain कि यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूं इन द लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल ए टू फाइनल ए, इनिशियल ए टू फाइनल स्टेट बी, तो ये P एट ए पॉइंट और P एट बी पॉइंट का फंक्शन बन गया। तो मैं Excuse V me, को sir. लिख सकता हूँ NRT। हाँ पूछो। सर एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन क्यों है? सबसे पहले तो ये बताओ कि गिब्स एनर्जी का जो चेंज इन जी आ रहा है, चेंज आएगा जो जी, यस सर। वो कब नॉन जीरो होगा, जब डीपी भी नॉन जीरो हो और डीटी भी नॉन जीरो हो।
या फिर सर दोनों में से एक जीरो और एक नॉन जीरो? या दोनों में एक जीरो हो और एक नॉन जीरो हो, राइट? यस सर। पर P इनिशियल स्टेट और P फाइनल स्टेट जो प्रेशर नंबर है, प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टेट State प्रॉपर्टी function. या पाथ प्रॉपर्टी? स्टेट। State. P describes state. P Yes. describes state. Then definitely G must describe a state. यस सर। So that's why G is a स्टेट फंक्शन। okay. अच्छा चलो छोड़ो, मान लेते हैं कि ऐसे नहीं करता, हम उसको पुराने तरीके से लिखें। किसी साइक्लिक प्रोसेस में घूम के अगर आप आए तो A स्टेट से B स्टेट पे गए और B से वापस A पे आए, तो आप पुरानी स्टेट से पुरानी स्टेट में आ गए, तो क्या चेंज इन प्रेशर होगा सिस्टम के लिए? नो सर। चेंज इन टेम्परेचर होगा? नो सर। अगर मैं A स्टेट से B स्टेट से जाके वापस A स्टेट पे आ जाऊं, नहीं सर, कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा, तो dP dt जीरो होंगे, यस सर। तो dG भी जीरो होगा। यस सर। तो बन गया साइक्लिक प्रोसेस में G डेल्टा G जीरो। यस सर, साइक्लिक तो हो गया। अपने आप ही G स्टेट फंक्शन हो गया। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, now the gas is expanding isothermally. If gas is expanding isothermally, तो dt टर्म तो कट गई, पर VDP अभी चेंज ये जीरो नहीं है, क्योंकि जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो गैस का प्रेशर घट रहा है, और प्रेशर चेंज कितना हुआ A पॉइंट से B पॉइंट में, PA to PB, which is I should mention here P1 to P2. अब आप मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन करके आएगा क्या? What will be this integration? NRT NRT ln ln by P P1 nRT ln P2 by P2 by P1 P1 P2 by P1. P2 by P1. Delta G for the system will be nRT ln P. Tell me P. 2 by P1 1 by P2 या P2 by P1? P2 by P1 One. P2 by P1 सर। अब ये बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं ना A से B गैस को एक्सपैंड करा रहा था लेकिन इरिवर्सिबली करा रहा था। सपोज कोई मुझे ये कह दे आप A से B तक गैस को इरिवर्सिबली एक्सपैंड करवा के लाए हो और यहाँ के लिए डेल्टा G बताओ, और मैंने ये बोल दिया कि A का स्टेट पैरामीटर है P1, V1, T1 और B के लिए है P2, V2, T1। जो आपने यहाँ लिए स्टेट पैरामीटर, वही स्टेट पैरामीटर मैंने यहाँ लिए, और मैंने पूछा इस प्रोसेस के लिए डेल्टा G बताओ, तो आप क्या करोगे? रिवर्सिबल में जो आया वही में रिवर्सिबल में यहीं भी से आएगा। कहोगे यहीं से यहीं रिवर्सिबली जाओ और यहाँ का डेल्टा G बताओ। क्या ये जो रिवर्सिबल वाला पाथ यही आपने निकाला ना? ये रिवर्सिबल वाले पाथ से तो किया ना सब कुछ? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर गैस को मैंने इरिवर्सिबली एक्सपैंड कराया होता तो भी सिस्टम के लिए डेल्टा G इतना ही आता? यस सर। तो डेल्टा G फॉर एक्सपेंशन ऑफ द गैस, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो, फ्रॉम सेम स्टेट टू सेम स्टेट, फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट, delta G will be nRT ln P1 by P2। अग्री कर रहे हो या नहीं? जबरदस्ती मान रहे हो क्या? आइसोथर्मल, डेफिनेटली आइसोथर्मल। डेल्टा G फॉर आइसोथर्मल, ऐसे लिखता हूं, डेल्टा G फॉर आइसोथर्मल। अब मुझे ये बताओ जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसका प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? P1 by P2 का रेशो लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा? जब गैस सर P2 by P1 होगा। P2 by हाँ, सर। P1 होगा। सर नेगेटिव होगा। P2 by P1 नेगेटिव होगा। यस सर। ये पूरा नंबर नेगेटिव होगा। यस तो सर। डेल्टा G भी नेगेटिव होगा।
यस सर। अच्छा अब ये बताओ गैस का एक्सपैंड करना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। कन्विंस मी, रीजन क्या दोगे रीजन? क्योंकि ज्यादा जी। स्पेस मिलेगी उनको मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए, फ्री हो जाएंगे ज्यादा। क्योंकि गैस की अपनी इच्छा क्या होती है, खुद की नेचुरल टेंडेंसी गैस की क्या है? एक्सपैंड टू करना। फ्लो, एक्सपैंड। एक्सपैंड करना। और अगर गैस नेचुरली जब एक्सपैंड करती है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कितना आ रहा है? नेगेटिव। लेस देन 0। तो ये मैसेज हो गया कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सर फॉर ए आपने कैसे लिखा है लेस देन स्पॉन्टेनियस 0? P2/P1 की वैल्यू, प्रेशर घटा है ना गैस का, हाँ गैस के लिए फाइनल प्रेशर कम है इनिशियल से, तो P2/P1 वाला ये रेशियो लेस देन 1 आएगा, लॉग टर्म नेगेटिव हो जाएगी। सो फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी फॉर द सिस्टम इज लेस देन 0। तो सबसे बड़ा मैसेज तो मुझे ये देना था कि अगर कोई आपसे पूछे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये कैसे प्रूव करोगे? आप कहोगे सिस्टम का डेल्टा जी निकालो। ठीक है, यहां यस तक सर। कुछ पूछ ले। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, मैं आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा हूं, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, for a spontaneous process, what is the condition, what is the compulsory condition? Delta S for open system positive, delta S for the closed system positive, delta S for isolated system positive, delta S for system plus delta S for surrounding negative. थर्ड वाला। थर्ड वाला। तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे कभी ये प्रूव करना हो ना कि डेल्टा एस फॉर आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉजिटिव, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। क्या हमने इसका कोई प्रूफ किए थे कभी एंट्रोपी वाले टॉपिक में? यस सर, डेल्टा इज यूनिवर्स का। बड़े वाले sir. एग्जांपल ये थे, गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड कराया था रिवर्सिबली, फिर हाँ सर। इरिवर्सिबली, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंड कराया था रिवर्सिबली, फिर इरिवर्सिबली, सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी। पर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी आती थी जब डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स पॉजिटिव आता था, जब डेल्टा एस सिस्टम का प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का पॉजिटिव आए। यानी कि किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, डेल्टा एस फॉर सिस्टम, डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग। तो गिब्स नाम के एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने ये सोचा कि सराउंडिंग तो बहुत बड़ी है और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज निकालने में हमेशा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म्स, कैसे सिस्टम की एंट्रोपी निकालना तो फिर भी आसान है, क्योंकि सिस्टम तो पूरे यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट है जिसको स्टडी कर रहे हैं। सराउंडिंग तो इज सो बिग इन साइज, तो सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड करना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि सराउंडिंग का साइज बहुत बड़ा है और सिस्टम तो हमारा दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो क्यों ना कोई ऐसा पैरामीटर ढूंढा जाए जो सिर्फ सिस्टम का हो और सिस्टम के उस पैरामीटर को कैलकुलेट करके ही हम डिक्लेयर कर दें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, यानी कि सराउंडिंग के लिए कुछ कैलकुलेट ही ना करना पड़े। तो गिब्स प्रपोज्ड दिस फंक्शन जी। वो कहता है कि इस पैरामीटर, इस कंडीशन पे जब किसी सिस्टम के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो आपको सराउंडिंग के लिए कुछ कैलकुलेट नहीं करना। अगर सिस्टम के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। यू गॉट द मीनिंग व्हाट आई टोल्ड यू? सर एक Yes, और बार sir. बता देंगे? अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो सेकंड लॉ क्या कहता है? डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव, हाँ यानी सर। कि डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग पॉजिटिव हो। तो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस अगर डिक्लेयर करना है तो सिस्टम का डेल्टा एस निकालो, सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालो, ऐड करो और देखो पॉजिटिव आया या नहीं आया, और फिर बताओ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो गिब्स कहता क्यों ना कोई ऐसा फंक्शन ढूंढा जाए जिस फंक्शन में सब कुछ सिस्टम का हो, सराउंडिंग का कुछ कैलकुलेट ही ना करना पड़े,
और फिर भी हम बता दें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, यानी कि बिना सराउंडिंग के लिए कुछ कैलकुलेट किए, सारे स्टडी सिस्टम के करते हुए ही हम अगर कोई ऐसा फंक्शन ढूंढे जो बताए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगी। बट सर रियल लाइफ में भी तो हमारे पास जो सिस्टम होता है वो काफी बड़ा होता है। रियल लाइफ में सिस्टम कहाँ बड़ा है? फॉर एग्जाम्पल आप जो भी स्टडी करो, इस वक्त आपके लिए सिस्टम कौन है? आपके फोन की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन। यस सर। सिस्टम तो बहुत छोटा है, सर और छोटे सिस्टम को स्टडी करना तो बहुत आसान है। तो उसने ये चीज बताई कि गिब्स फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप सब सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हो, सराउंडिंग के लिए कुछ नहीं कैलकुलेट करना पड़ता। और अगर सिस्टम के लिए ये नंबर चेंज इन जी नेगेटिव आ गया तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। पर ये तो सर अभी तक मैंने आपको सिर्फ हाँ हाँ क्या सर डायरेक्ट प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हुए तो कह सकते हैं ना कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। जब आपने डायरेक्ट प्रोसेस बोला तो प्रोसेस आपके लिए जो चल रही थी वही सिस्टम थी। यस सर। तो उस सिस्टम के लिए आपने क्या चीज निकाली जिसके लिए आप बोलोगे स्पॉन्टेनियस है? ऑब्जर्व करके अगर आप बता सकते हैं ना। ऑब्जर्व करके क्या, ऑब्जर्व करके उसके लिए मापोगे क्या? नहीं सर, कि रिएक्शन ऑब्जर्व करते हुए मापना क्या है उसके लिए? सर प्रोसेस हो रही है कि नहीं यही देखना है ना हमें खुद ब खुद। तो वो तो करके हो गया पता, मतलब एक्सपेरिमेंटली करा के देखा। यस सर, एक्सपेरिमेंटली करा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि बिना एक्सपेरिमेंट किए हमें प्रिडिक्ट करना है, तभी तो साइंस बनी है कि हर बार एक्सपेरिमेंट करके ना देखना पड़े। हाँ सर। ओके। अगर हर चीज एक्सपेरिमेंट करके देखनी थी तो फिर हम इतनी देर से ये सब कर ही क्यों रहे थे? मजाक चल रहा है। क्योंकि हमने सेकेंड लॉ की शुरुआत कहां से की थी? हमने कहा था फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ये नहीं बता सकता कि कुछ इवेंट क्यों नहीं होते और कुछ इवेंट होते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ सेकेंड लॉ यही तो बता रहा था कि जो इवेंट्स होते हैं अपने आप हो रहे हैं, तो उनमें ऐसा क्या हो रहा है, और जो इवेंट्स नहीं हो सकते उसमें क्या है जो नहीं, उनको उस इवेंट को होने नहीं दे रही। तो जब तक तो एंट्रोपी की ग्राउंड पे थे तो आप ये समझ पाए थे जिस प्रोसेस में सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज का सम 0 आएगा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्वेश्चन ये था कि उस स्पॉन्टेनिटी को मापने के लिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, आपको सिस्टम का डेल्टा एस पता करना पड़ता है, सराउंडिंग का डेल्टा एस पता करना पड़ता है। तो क्यों ना कोई ऐसा फंक्शन ढूंढा जाए जिस फंक्शन में सब कुछ सिस्टम का ही हो, सराउंडिंग के लिए कुछ कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ये रिलेटिवली इजी टास्क होगा। हाँ सर। बिकॉज आप पूरे यूनिवर्स में स्टडी किसको करते हो? सिस्टम को। आप सराउंडिंग को तो देखते भी नहीं। तो अगर क्यों ना कोई ऐसा फंक्शन ढूंढे जिसमें सिस्टम की ही सारी प्रॉपर्टी स्टडी करे और उसी को देख के बता दे क्या इवेंट, उस इवेंट में यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा या नहीं। मतलब कहना ये चाहता हूं सिस्टम को स्टडी करो और बता दो पूरे यूनिवर्स के बारे में। नहीं तो यूनिवर्स के बारे में बताना, सिस्टम को भी स्टडी करो, सराउंडिंग को भी स्टडी करो। पर क्यों ना सिर्फ सिस्टम को स्टडी करके हम पूरे यूनिवर्स के लिए बता दें कि नेट एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। सर बट सराउंडिंग के सराउंडिंग तो सराउंडिंग का भी डेल्टा एस तो सिस्टम पे ही डिपेंड करेगा ना। सिस्टम ने किसी सराउंडिंग का डेल्टा एस कैसे सिस्टम पे डिपेंड करेगा? सर क्यू माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। टी सराउंडिंग ना, टी सिस्टम थोड़े ना वहां पे। अच्छा हाँ हाँ ठीक है समझ। मैं ये समझ गया तुम कह रहे हो सर ये सिस्टम ने 10 जूल हीट इसको दी और सराउंडिंग ने 10 जूल हीट गेन की, तो टी सराउंडिंग 10 जूल डिवाइड बाय टी सराउंडिंग कर दो और सिस्टम के लिए -10 जूल बाय टी कर दो। मैं कहूंगा सिस्टम के लिए तुम -10 यहां तभी रख सकते हो जब ये प्रोसेस सच में रिवर्सिबल हो। पर अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ये -10 सिस्टम के लिए तुम नहीं रख सकते। हाँ सर। सराउंडिंग के लिए तो ये 10 रख सकते हो, और टी सराउंडिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस में टी सिस्टम से बराबर तो होगा ही नहीं। हाँ सर हाँ सर। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि सबसे पहले आपने अभी तक जी के बारे में क्या सीखा? 3 चीजें। सर एक मेरा डाउट भी सुन। हाँ हाँ बोलो। सर आपने डेल्टा जी यहाँ लेस देन 0 लिखा वो तो समझ में आया, लेकिन फिर आपने फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे लिखा? मैंने ये पूछा था कि ये जो प्रोसेस हो रही है एक्सपेंशन, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस?
गैस का एक्सपेंशन स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये जो डेल्टा जी आया ये भी तो इस प्रोसेस के लिए आया, पता चला? हाँ सर। इसका मतलब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 आएगा। ओके सर। अच्छा, अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई किसी सिस्टम के लिए जब मैंने जी को डिफाइन किया h माइनस टी है और मैंने ऐसे बोल दिया फॉर ए प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मैं उसके लिए मैंने लिखा डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। ठीक है, यही लिखा। डेल्टा एच किसका? सिस्टम का। डेल्टा एच किसका? सिस्टम का। तो पहली बात तो यही पे बताओ, डेल्टा जी में मैंने कोई टर्म सराउंडिंग की लिखी? नो सर। नो सर, सब कुछ सिस्टम का ही है। सब सिस्टम का है सर। तो डेल्टा हाँ जी सर। में जो नंबर आ रहे हैं सारे सिस्टम के आ रहे हैं, तो डेल्टा जी भी तो सिस्टम का है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं ये कह दूं कि प्रोसेस इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैंने ऐसा बोला तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ सिस्टम हैज लॉस्ट Q heat to the surrounding, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं Q for the system is Q P, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम ने क्यों हीट लूज की सराउंडिंग के लिए? माइनस क्यूब। माइनस QP। एग्रीड? हाँ सर। पर ये जो हीट लॉस होगी सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए ये जो हीट लॉस होगी वो Yes, sir. सराउंडिंग के लिए हीट गेन होगी। हाँ सर। बोलो। यस सर। और क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ सराउंडिंग के लिए जो भी हीट अब्सॉर्ब होगा वो रिवर्सिबल ही होगा हमेशा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग जो भी सिस्टम ने हीट लूज की, अगर तो सच में सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, अगर प्रोसेस सच में रिवर्सिबल है तो सिस्टम के लिए भी फिर यहाँ टैग लग जाएगा रिवर्सिबल का, और अगर सिस्टम के लिए प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो फिर ये टैग नहीं लगेगा, पर जितनी भी हीट आएगी वो सराउंडिंग के पास इसी टैग के साथ आएगी। क्या ये पॉइंट न्यू है आपके लिए? नो सर। नो सर। मैंने 5 जूल हीट सिस्टम ने सराउंडिंग को दी और मैंने कहा कि मैंने प्रोसेस रिवर्सिबल किया, मेरे लिए रिवर्सिबल है, सिस्टम के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मैंने 5 जूल जो हीट लूज की सिस्टम के लिए, तो वो फिर -5 होते रिवर्सिबल वाले और सराउंडिंग के लिए +5। Yes, और sir. अगर मैंने 5 जूल हीट इरिवर्सिबली दी तो मेरे लिए वो अभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मेरे लिए अभी ये नंबर -5 है, पर मैं रिवर्सिबल का टैग अपने लिए नहीं लगा सकता, सराउंडिंग के लिए मैं तब भी लगा सकता हूँ। अग्रीड? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके सर। हाँ ओके, सर। तो अगर मैं ये कह दूं कि इफ माय प्रोसेस इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड रिवर्सिबली आल्सो, अगर ये कंडीशन भी लगा दूं तो क्या मैं अब इसको ये लिख सकता हूं दिस इज QP रिवर्सिबल? बोलो सिस्टम के लिए। Yes, sir. हाँ यस सर Yes, लिख sir. सकते हैं। और अगर ये इरिवर्सिबली होता तो क्या होता? तो फिर इरिवर्सिबल का रहता सिस्टम के सिस्टम लिए के। QP लिखा था, रिवर्सिबल का टैग नहीं लगता, हाँ सर। सराउंडिंग के लिए हर बार लगता। Can I write it as this? QP for surrounding is nothing but minus QP for the system. QP for surrounding is हाँ minus सर लिख QP सकते। for the system.
And can I write it as minus delta H for the system? यस सर. Yes, fine. हाँ सर. अब अगर मैं ये कह दूं Q reversible for surrounding divide by temperature is minus delta H system by temperature. T से divide कर दो दोनों तरफ. T से divide कर दो. Then this number will be delta S for surrounding. Yes, sir. And then I can write it as T delta S surrounding is minus delta H system. हाँ Yes सर. or no? Yes, sir. Then it means minus T delta S surrounding is delta H system. Yes, sir. If I put this in this equation, delta G for system becomes minus T delta S surrounding minus T delta S system is minus T delta S system plus delta S surrounding, which is minus T delta S universe. Yes or no? Yes, sir. हाँ या ना? ये तो बता दो, हाँ, सर. क्या पता चला या नहीं चला? Yes, sir. हाँ सर. अब मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी सिस्टम का डेल्टा जी निकाल रहे हो तो इनडायरेक्टली आप क्या बता रहे हो उसके, किसके लिए डेल्टा देख रहे हो? यूनिवर्स के लिए. और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब डेल्टा यूनिवर्स क्या हो? पॉजिटिव. Positive. अगर डेल्टा यूनिवर्स पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन लगा तो डेल्टा जे सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव. Negative. तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मैसेज फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? Delta G should be less than 0 for the system. For a spontaneous process, delta S universe is greater than or equal to 0. Why I mentioned equality? क्योंकि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स Equal इक्वल to टू 0. और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होता सर बट स्पॉन्टेनियस है तो इरिवर्सिबल ही है. होएगा. रिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होते क्या? हाँ जब कोई हाँ सर. रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है तो क्या फेज ट्रांजिशन जब चल रही थी तो क्या फॉरवर्ड प्रोसेस बैकवर्ड प्रोसेस दोनों ही स्पॉन्टेनियस थे, दोनों ही हो रहे थे? हाँ सर. जब गैस एक्सपैंड करेगी, अभी जो थोड़ी देर पहले कहते जब गैस एक्सपैंड कर रही थी रिवर्सिबली भी करती तो आपने उसके लिए डेल्टा जी यही तो निकाला था, nRT ln P1 by P2. तब भी तो हाँ, आपने सर. कहा था ये नंबर नेगेटिव है. सर P2 हाँ by सर. Even if P2 by even if P1. process is reversible, even if process is reversible, delta S universe is equal to 0, but you cannot say process is non-spontaneous. Process non-spontaneous एक ही condition में है जब delta S universe is negative. Okay sir. But if a process is spontaneous, it can be irreversible, it can be reversible. If process is reversible, then delta S universe is equal to 0. And if process is irreversible, delta S universe is positive. And if I multiply by temperature on both sides, this number will not change. If I multiply both sides with the temperature, and if I say minus T delta S universe, this is less than equal to 0, which is nothing but delta G system. इसका मतलब क्या हुआ? For a spontaneous process, delta G for the system is less than or equal to 0. Is this point clear? Yes sir. Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुई, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, if process is spontaneous,
delta G will be less than equal to 0. और अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे हुई, अब इक्विलिब्रियम में मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा फॉरवर्ड जी जीरो रिएक्शन होता है। और डेल्टा जी जीरो। क्या इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है? यस सर।